बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज हमारे प्लान्स जो हैं, हमारा जो शो है, जिस तरीके से हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, सारा सिनेरियो सेट किया है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमेशा की तरह, रोज़ की तरह आज भी बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपको लगता है कि सॉल्व करने में आपको समझ नहीं आ रही, या आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, या आपको कोई मशवरा नहीं दे रहा, तो उसमें हम यहाँ पर आपकी रहनुमाई के लिए बैठे हैं। कुछ हमारे सीनियर्स और कुछ हमारे ऐसे ओहदेदान और ऐसे एक्सपर्ट्स को लेकर, ताकि आप अगर कॉल करते हैं तो कॉल करके भी आप अपने सवालों को यहाँ पर पेश कर सकते हैं। आपको जवाब जो है वसूल हो जाएंगे। और साथ साथ अगर आपको कोई परेशानी है और आप चाहते हैं कि आप मेरा प्रोग्राम देखें और मेरे प्रोग्राम के ज़रिए कुछ सीख सकें, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको ऐसे किसी से नहीं मिल रही, मगर आपको मेरे प्रोग्राम को देख कर उस इन्फॉर्मेशन की मदद से आप अपने काम को आसानी से कर सकते हैं, अपने मसले को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आई वॉन्ट कि आप मेरा शो ज़रूर देखें। हम लोग बहुत एफर्ट करते हैं, इस सारे शो को डिज़ाइन करते हैं पूरा हफ्ता, जस्ट बिकॉज़ कि हम आपकी यहाँ पर मदद कर सकें, आपकी प्रॉब्लम्स की कुछ सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पर आपकी रहनुमाई हो सके। तो अभी जो टॉपिक है पहला हमारा, वो ये है कि लोग प्रॉपर्टी लेते हैं, हर एक को इन्वेस्टमेंट करनी होती है, प्लॉट्स ख़रीदते हैं, घर ख़रीदते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ आड़े हाथों हाथ हो जाता है, हैंड हो जाता है, जिनको समझ नहीं आती है और उनके पैसे जो हैं वो डूब जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है। तो हम इस फ्रॉड से बचाने के लिए आपको एहतियात और उनकी तदाबीर बताएंगे कि किस तरीके से आप कानूनी तौर पे क्या कर सकते हैं, कैसी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, किस तरीके से कानून के साथ आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अपने प्रॉपर्टी की सारी पेपर्स को लेकर, और किस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं, किन किन मज़ाकरात के साथ, किन किन उसूलों के साथ, कौन से ऐसे रूल्स और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंटेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पास होने चाहिए ऑथेंटिकेशंस के साथ साथ। तो वो सारी बातों का जवाब जो है आज आपको हमारे इस टॉपिक में मिलेगा। स्टे ट्यून, हमारे साथ रहिएगा। हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। हमारे साथ आज के इस टॉपिक पर बात करने के लिए बहुत ही हमारे सीनियर जो है साहिबजादा मुजफ्फर अली लॉयर भी हैं, उनको हमने यहाँ पर मदऊ किया है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि LDA के सीनियर जो है वो कंसल्टेंट भी हैं। तो आपको वेलकम कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, साहिबजादा जी, सबसे पहले तो बताइए कि प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त में किस किस्म के फ्रॉड्स होते हैं जो लोग आड़े हाथों आ जाते हैं, उनको समझ नहीं आती या पता नहीं होता, ताकि लोगों की आगाही हो सके। जी देखें जी, ये जो फ्रॉड है ना, ये अपनी नौयत का बड़ा एक, क्योंकि ये वाइट कॉलम क्राइम होता है, डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंसान जो सारी ज़िंदगी पैसे इकट्ठे करता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं, मुझे लगता है पूरी एक ज़िंदगी लग जाती है एक घर बनाने के लिए, एक प्लॉट खरीदने के लिए। मिडिल क्लास बंदे की तो पूरी एक लाइफ लगती है, पूरी एक लाइफ लग जाती है। और फिर जब वो वक्त आता है कि वो इस काबिल होता है, तो वो उससे कोई ना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, या कोई ऐसा प्लॉट ले लेता है जो कि एक फ़ेक सोसाइटी में हो या एक फ़ेक जगह हो। तो ये बहुत बड़ा ज़िंदगी का फ़ैसला होता है। इस फैसले के लिए देखें, कानून जो है ना आपको सपोर्ट करता है ऐसे लोगों को जहाँ पे उनके साथ फ्रॉड हो जाए, लेकिन एहतियात करनी उसका काम है। पहला तो एहतियात करना उस जो ख़रीदार है उसका काम है। जैसा कहते हैं मिस्त्री होशियार बाश, इसका मकसद क्या होता है कि आपने ख्याल करना है कि जहाँ आप जा रहे हैं क्या वो जगह एग्जिस्ट भी करती है। नहीं, हमारे यहाँ बदकिस्मती से माजी में, बल्कि अब भी ऐसी प्लॉट्स फाइल्स बिक जाती हैं जिनका एग्जिस्ट कहीं जब पे मौजूद ही नहीं होती, उनका पोजेसन ही नहीं आप ले सकते, लेकिन वो कागज़ों में होती हैं, और इंसान खुश हो जाता है कि चलो मुझे एक साथ में मिल रहा है, आसानी मुझे किस्तें मिल जाएंगी, मैं ये कर लूँगा। वो इस चीज़ में झांसे में आके, और फिर वो जो सोसाइटियाँ होती हैं वो बड़े बड़े दरख्त अपने लगाते हैं और बड़े वो गेट्स बना देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, इनॉग्रेशंस कराते हैं, इवेंट कराते हैं, कॉन्सर्ट्स कराते हैं, शोज कराते हैं, सेलिब्रिटीज़ को मदऊ करते हैं, उनको अपने इश्तहारात में लेते हैं, लोगों को चार चांद ऐसे दिखा रहे होते हैं, लाइक दैट। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। और उस वो जब बंदा अक्स देखता है ना इन चीज़ों का, फिर इश्तिहारात देखते हैं, टेलीविज़न पे आ रहे थे, वो समझता है ये बंदे फ्रॉड नहीं होंगे, इन्होंने डिलीवर करना है, लेकिन पीछे इनके पास जगह नहीं होती। सोशल मीडिया पे ऐड देख लेना या फिर टीवी पे कोई इश्तहार देख लेना, इसका क्या ऑथेंटिकेशन है कि ये जो हम जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पक्की कहानी है, वो ठीक कहानी है? अगर कोई सेलिब्रिटी ने, किसी ने ऐड भी किया हुआ है, कोई बड़ा नाम है, तो क्या वो पक्की ऑथेंटिकेशन है कि यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं? प्लीज़ ओवर। नहीं, बिल्कुल। देखें, बात दरअसल ये है कि आपकी जिम्मेदारी है, आपने अपनी ज़िंदगी की हार्ड अर्न मनी जो है वो इन्वेस्ट करनी है, जो आपके है, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का है।
आप पे जो जिम्मेदारी ये है कि आप मौके पे जाके जगह देखें। अगर वो आपको ये बताता है कि ये प्लॉट मेरे पास है, ये नंबर है, देखिए हर सोसाइटी का एक मास्टर प्लान होता है, उसको अप्रूवल कराया होता है और उसके जो जहाँ वो सोसाइटी होती है उसका जो रेगुलेटर होता है, अब जिस तरह लाहौर में आपको पता है LDA है, आप इस्लामाबाद चले जाएँ तो CDA है, कराची में चले जाएँ KDA है, तो हर जगह पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं और वो कस्टोडियन होते हैं उसके रिकॉर्ड के। ऑल्सो DHA सोसाइटी आप जी, देख लें, DHA सोसाइटी, उसके लिए भी सारी DHA की फाइल है ऑथेंटिकेशंस के साथ। जी बिल्कुल। तो अगर आप बिल फर्ज आपने कोई जगह खरीदनी है, सबसे पहले आपका काम क्या है कि जो उस इलाके का सरकारी इदारा है, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसके पास रिकॉर्ड है उस जगह का, आप उसके दफ्तर जाएं, LDA DHA जहाँ पे भी जाके उधर उसकी जी बिल्कुल वेरिफिकेशन आप जाके वेरिफिकेशन करें। अब तो खैर ये जितनी सोसाइटीज़ हैं अब तो वेबसाइट के ऊपर भी उनका सारा मौजूद है। अच्छा। आप चले जाएं वेबसाइट पे, आप देखेंगे जी कि ये सोसाइटी में मैं लेना चाहता हूँ, वो बता देंगे इलीगल है, अनअप्रूव्ड है, या इसका क्या प्रोसेस हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, पूरा स्टेटस होता है उसके ऊपर। ठीक, मुझे बता दीजिए वैसे फ्रॉड किस किस किस्म के होते हैं, 1 2 3 फॉर एग्जांपल। देखें फ्रॉड तो इस टाइम के ऊपर अगर आप लगाएं तो अब एक आदमी है, उसने 5 कनाल का रकबा ले लिया और उसने ज़मीन आगे बेच दी, फ़र्ज़ करें 100 कनाल, तो ये फ्रॉड है। उसके पास जगह नहीं है लेकिन उसने फाइलों की मद में बेच दिया। या एक ऐसा आदमी है जिसके पास एक जगह 2 कनाल एक तरफ है, फिर उसके बाद 5 कनाल के बाद फिर 2 कनाल है, लेकिन वो सारी जगह इकट्ठी बेच देता है। फिर तीसरा ऐसे होता है जो अनअप्रूव सोसाइटी होती है, जिसमें कानून के मुताबिक उसको इजाज़त देनी पड़ती है, जो भी LDA है, CDA है, या जो सोसाइटीज़ हैं उनसे जो है रेगुलेटर से इजाज़त लेनी पड़ती है। वो अगर इजाज़त नहीं होती उसके पास तो वो भी इलीगल है। अब माजी में पिछले दिनों जब मैं नैब में 2003 से लेकर 9 में रहा, तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्राइम था, जो सबसे ज़्यादा क्वांटम ऑफ क्राइम और मनी इन्वॉल्व थी, वो हाउसिंग स्कैम्स थे। अब उसमें क्या था, लोगों ने मशरूम ग्रोथ में हाउसिंग सोसाइटियाँ बनानी शुरू की। आप कभी पिंडी की तरफ चले जाएं, इस्लामाबाद की तरफ जाएं, कराची चले जाएं, उसके जो आउटस्कर्ट्स हैं आप देखेंगे वहाँ पर सोसाइटियों के दफ्तर ही दफ्तर बन रहे हैं और वहाँ पे लोग इकट्ठे कर रहे हैं पैसे। मैं आपको अपना भी एक वाकया बताती हूँ। मैंने ना घर लिया था अभी 2 साल 1.5 साल पहले, एक घर लिया मैंने, बहुत खूबसूरत लेविश बन रहा था, स्ट्रक्चर ये वो चीज़ें देख के वैसे ही बंदा आंखें खुल जाती हैं कि यार दिस इज़ दैट ड्रीम हाउस एंड ऑल दैट। तो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए वो घर ले लिया। अब वो अप्रूव सोसाइटी है जहाँ पर मैंने घर लिया, ठीक है, और इधर ही आसपास मैं आपको बता रही हूँ कि DHA के पास कहीं है, बिल्कुल ही पास। अप्रूव सोसाइटी, लोग रह रहे हैं वहाँ पे, सब कुछ आबादी, सारा कुछ, बिजली, गैस, सब कुछ कहानियाँ। मैंने घर ले लिया, पता चला 1 महीने के अंदर ही ना कि ये जो घर है, फाइल भी मिल गई, सब कुछ मिल गई, ये जो घर है इसकी जो ज़मीन है वो अप्रूव नहीं है। कैन यू इमेजिन कि वो जो ज़मीन थी अप्रूव सोसाइटी में था, मगर वो जो आखिरी घर था ना, जो कोने का कॉर्नर वाला हाउस था मेरा, उस वाले की ज़मीन जो थी वो अप्रूव नहीं थी। मतलब जब भी कोई मसला कुछ होना तो उन्होंने बुलडोज़र चला के सबसे पहले मेरा घर जो है ना वो रोन देना था। अब देखे ना, तो फिर मैं तो उनको लड़ गई जाके कि आपने मुझे बेचा है, ये आपने मुझे बातें नहीं बताई और ये किस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन है। तो अब जैसे मैं खुद एक फ्रॉड का हाथ हो चुकी हूँ, तो अब मेरे जैसे लोग और भी बहुत से लोग वो फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं? 10 मरले का घर लेना है, कनाल का घर लेना है, 5 मरले का घर लेना है, कैसे देख के, कैसे डॉक्यूमेंटेशन में भी क्या क्या एग्जैक्टली पता होना चाहिए। अब घर की फाइल तो मिल रही है मगर नीचे प्लॉट अप्रूव नहीं है, ये बंदे को क्या समझ है? हाँ नहीं, ये ऐसे जो लोग बंदा तो अपनी जमा पूंजी लगा रहा है। जी, जो आपके साथ हुआ, आप एक बोनाफाइडी परचेजर हैं। यानी बोनाफाइडी परचेजर वो होता है जिसने अपने तौर के ऊपर तो चीज़ देख ली कि अब आपने फरमाया कि मेरी सोसाइटी तो अप्रूव थी, लेकिन बाद में मुझे पता लगा पेपर भी घर के पूरे मिले, मेरे नाम ट्रांसफर हुए, ये वो सब कुछ हुआ। तो आपको कानून सिक्योर करता है, आपको कानून प्रोटेक्ट करता है। हर कानून में जो बोनाफाइडी परचेजर होता है, जिसने अपने लवाजमात अपने तौर के ऊपर पूरे किए, नेग्लिजेंट नहीं रहा, इंडोलेंट नहीं रहा, उसको कानून पकड़ लेता है, प्रोटेक्ट करता है। अब आप बोनाफाइडी हैं तो कानून आपको फुल सहारा देगा, कानून आपको फुल आपके हकूक दिलाएगा। ऐसी सिचुएशन में कानून क्या हेल्प करता है? देखें, अगर इस तरीके के फ्रॉड में अगर फर्ज करें, हम एक मिसाल ले लेते हैं, LDA में ऐसे हुआ कि LDA की कोई सोसाइटी है और उसमें आपने बिल्कुल ये जगह ले ली, बाद में पता लगा कि उसका टाइटल डिस्प्यूट है। हम एग्जांपल बात कर रहे हैं जी, मैं एग्जांपल। तो फिर आप वहाँ पे बोनाफाइडी कमीशन बना हुआ है। अच्छा। बोनाफाइडी कमीशन का मकसद ये होता है कि ऐसे लोग जिन्होंने फंस गए हैं, जालसाजी में आ गए, लेकिन उन्होंने जगह सही ली थी, बाद में पता लगा कि जी कि वो तो जाली है, वो तो सारे कागजात जाली हैं, तो उन लोगों को प्रोटेक्शन के लिए एक कमीशन बनाया। इसी तरह हर जगह के ऊपर जो सिविल दीवानी केस होता है, आपने देखा होगा, बोनाफाइडी परचेजर का एक केस होता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, उसके तहत आप फाइल कर सकते हैं, सिविल सूट डिक्लेरेशन ले सकते हैं। तो ये कानून आपको प्रोटेक्ट करता है, बोनाफाइडी परचेजर प्रोटेक्टेड है।
और उसमें फिर आपको जो है ना आपके राइट्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि ये जाली सोसाइटी है, आपको पता है कि ये, अब देखें ना सोसाइटीज़ क्या करती हैं। सोसाइटीज़ जब एक जाती हैं अप्रूवल के लिए तो उनको देनी पड़ती हैं सड़कें, और जो पार्क्स हैं, स्कूल एरियाज़ हैं, वो गिरवी रखवानी पड़ती हैं उस महकमे के पास जो उनको अप्रूवल देता है। वो क्या करते हैं कि पार्क्स का एरिया, स्कूल्स का एरिया वो भी बेच देते हैं। फिर इनको कुछ गिरवी मॉर्गेज करने पड़ते हैं अपने प्लॉट्स, अब ये सिक्योरिटी देनी पड़ती है। वो क्या करते हैं कि जो मॉर्गेज प्लॉट्स होते हैं जो नहीं दिए जा सकते वो भी बेच देते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। ये भी एक फ्रॉड है ना। ये एक और किस्म है फ्रॉड। ये भी एक फ्रॉड। एक कॉल भी है इस्लामाबाद से सरवत की, मैंने कहा उनको भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है सरवत, तबीयत कैसी है? हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह का लाख शुक्र है, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शुक्रिया। मगर ये जैसे ये कह रहे हैं तो हमने तो देखी जो अगर सोसाइटी में अगर हमने जगह ली है तो उसके ऑलरेडी 6 सेक्शंस बन चुके हुए थे। 7वें सेक्शन में मैंने मतलब लिया है कमर्शियल। अच्छा। तो अब ये है कि वहाँ पे मतलब अब वो यानी मैंने तो काफी देर से ली हुई है और बहुत ज्यादा कीमत में ली हुई है। अच्छा। और ये गोरी टाउन है, मतलब ये इस्लामाबाद में। अच्छा, इस्लामाबाद में, ठीक तो है। अब ये है कि वो गायब हो गए हुए हैं। अगर हम बेचना भी चाहते हैं तो मतलब ये कि उन्होंने तो अपने ऑफिस में ताले लगाए हुए हैं। हाय हाय। और ये भी एक तरह का फ्रॉड है। एक तरह का ये फ्रॉड इस तरह है कि देखें, हाय हाय। एक जब सेक्शन इतने मतलब जब उनके बने हुए हैं और इतना मतलब वहाँ कारोबार चल रहा है, आप जाके देखें वो आबाद हुआ है। आदमी सोच ही नहीं सकता कि यहाँ पे मतलब इस तरह का फ्रॉड होगा। सरवत, मेरी बहन कौन सी सोसाइटी है जहाँ पे ये आपके साथ केस हुआ है? ये अमानों से मिले हुए हैं और उसका नाम है, इन्होंने सिर्फ अपना दफ्तर वक्ती तौर पे इसलिए बंद किया हुआ है कि वो हम लोगों को ये शो कर रहे हैं कि जी सीडीए जो है वो हमें मतलब बिजली मतलब आगे नहीं दे रहे या फलानी चीज नहीं दे रहे। लेकिन ये जो बात है ना, हमारा क्या कसूर है? अगर हम बेचना चाह रहे हैं तो कम से कम वहाँ कोई लोग बैठे ताकि हम आउटचन हम कम कीमत में अपना मतलब कुछ पैसे तो अपने निकाले ना। जी आप बताइए, कोई बात हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज सरवत जी की बात। देखिए जी, जी आप बात कीजिएगा डायरेक्ट। जी आप ऐसे कीजिए कि एक दरख्वास्त जो चेयरमैन सीडी है उसको आप ये दीजिए और उसको बताएं कि ये सोसाइटी जो है हमने यहाँ पे लिया हुआ, हमने ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं और ये झांसा दे रहे हैं हमें कि जी कि हमें अप्रूवल्स रिक्वायर्ड हैं। तो आप ये दरख्वास्त फ़ौरन उस महकमे को दें, तो वो जो महकमा है जो जिसकी जिम्मेदारी है आपका, वो आपका राइट प्रोटेक्ट करने का महकमा है, वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। और अगर आप समझती हैं कि आपको कोई जवाब ऐसा आता है CDA से कि जी पता लगता है कि जी ये जाली सोसाइटी है, तो फिर इसके ख़िलाफ़ आप दरख्वास्त दें। और दरख्वास्त कहाँ दे सकती हैं आप? ये देखें, अगर आपने दरख्वास्त देनी है क्योंकि ये आपके साथ अगर फ्रॉड कर गए हैं तो आप इसके ख़िलाफ़ पुलिस में जा सकती हैं, आप इसके ख़िलाफ़ नैब में दरख्वास्त दे सकती हैं। नैब ने माजी में आपने देखा होगा कि काफ़ी हाउसिंग सोसाइटी से तकरीबन मेरे ख्याल से 480 अरब रुपया रिकवर किया है, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। एग्जैक्टली। तो आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह आप फरमा रही हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे आप प्रोसेस में हैं और वो हमारी चीज़ें रुकी हुई हैं CDA में, तो आप चेयरमैन CDA को दरख्वास्त दें और ये सारी लिख के दें पूरी अपनी जो फैक्ट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला आपका ये हल हो सकता है ये मामला। अरे इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी फरमाए। आई नो आप कितनी परेशान होंगी। बंदा अपनी जमा पूंजी लगाता है, अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, चीज़ें करता है अपने बच्चों के लिए, आल औलाद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और कोई इस तरीके से फ्रॉड कर दे तो बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी फरमाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में जो फ्रॉड होता है, जो आपके आप आड़े हाथों आप हैंड हो जाता है आपके साथ और आपको पता नहीं चलता और आपकी जमा पूंजी ज़ाया हो जाती है ज़िंदगी भर की, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद ज्वाइन कीजिएगा। वेलकम बैक। हम प्लॉट्स या फिर प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें फ़्रॉड हो जाता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो साहिबजादा मुजफ्फर अली साहब हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं कि हम कैसे बच सकते हैं। हमारे पास इब्रार की कॉल है, शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इब्रार। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद इब्रार राजा है और मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। अच्छा। प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और इस्लामाबाद में मैं ये बताना चाहूँगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री किसी भी मुल्क की बहुत बड़ी एक इकोनॉमी का जरिया होती है, एक बैकबोन होती है। पूरी दुनिया से जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमारे जो लोकल लोग हैं, वो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी रियल एस्टेट के काम में इन्वेस्ट करते हैं। बेशक बेशक। और यहाँ हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा इश्यू है कि हमारे जो अदारे हैं जो इसकी सुपरविजन करते हैं उसमें कुछ ऐसी काली भेड़ें पाई जाती हैं जो कि इस निज़ाम को उन्होंने धर्म भरम किया हुआ है। मैं इस्लामाबाद पिंडी की मिसाल देना चाहूँगा जी।
कोई सोसाइटीज ऐसी हैं जहाँ पे इस वक्त हजारों के हिसाब से लोग आबाद हो चुके हैं। बिल्कुल इस्लामाबाद के संगम में, इस्लामाबाद एक्सप्रेस के वे के ऊपर ऐसी सोसाइटीज हैं जहाँ पे हजारों के हिसाब से लोग आबाद हो चुके हैं। मगर जब आबाद होने के बाद, मार्केटेड बनने के बाद अदारे उठ के आ जाते हैं कि ये लीगल नहीं है, यहाँ पे इश्यूज हैं, लोगों की जमीनों की लिटिगेशंस हैं। आया कि अदारों के नीचे ये काम हो रहा होता है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके नीचे ये काम हो रहा होता है। उनको ये नहीं पता कि शहर के अंदर हजारों लोग आबाद हो रहे हैं, एक सोसाइटी बन रही है। जब उस सोसाइटी की बुनियाद रखी जाती है, जब उसको बनाना शुरू किया जाता है, तो उस वक्त ये अदारे कहाँ पे होते हैं। और इस वक्त आप खौफ जाएगी मैं अगर आपको फिगर्स बताऊं कि कितने लोग इस वक्त डिस्टर्ब हैं। मैं इस इतनी पे दुनिया जो आपका जो बात है, जो सवाल है, मुझे समझ आ रही है कि आप किस बात पे जो है वो रोशनी डालना चाह रहे हैं। मैं इस पे जवाब साहिबजादा साहब में चाहूँगी कुछ अपनी। अच्छा देखें, इनकी जो बात है ना वो बिल्कुल बजाय, उसकी रीज़न ये है कि ऐसे होता है कि जब ये फेक सोसाइटीज़ होती हैं जिन्होंने अप्रूवल्स नहीं ली होती और या ये फाइलें बेच देते हैं और लोगों को, और फिर जब उन पर प्रेशर आता है तो ये फिर लोगों को कई दफ़ा कहते हैं अच्छा आप घर बना लें, इधर बना लें, उधर बना लें, और फिर लोग उधर रहना शुरू कर देते हैं। बेशक वहाँ पे आपको पता है कि जो अप्रूव सोसाइटी होती है उसी को बिजली मिलती है, उसी को गैस मिलती है, उसी को सारी फैसिलिटीज़ मिलती ऐसे ही है। अब ये इदारे तो तब आते हैं जब कोई अप्रूव सोसाइटी आती है, लेकिन वो ऐसे घर भी बन जाते हैं कि अगर गैस नहीं है वो सिलेंडर पे गुजारा कर लेते हैं, लाइट नहीं है तो वो यूपीएस वगैरह ऐसे की कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि जो अल्टरनेट होता है, जनरेटर्स लगा लेते हैं। तो ऐसे जो लोग वहाँ पे जब सोसाइटियाँ बस जाती हैं, इनकी बात दुरुस्त है, इदारों का इसमें फेलियर है। इदारों को चाहिए कि जिनका काम ये, जो कि वॉच डॉग हैं, जिनका काम ये कि अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है या इलीगल सोसाइटी बन रही है तो उसको फ़ौरन स्टॉप करें, उसको सील करें, उसके दफ्तर सील करें। उसके यही तो कहते हैं ना कि ऐसी सोसाइटीज़ का डाटा आप पब्लिक तक कैसे रसाई कर सकते हैं। हर आदमी को तो नेट का नहीं पता, इंटरनेट पे, लेकिन अखबारात के ज़रिए जा सकते हैं। आप उस सोसाइटी के दफ्तर को सील कर दें जहाँ वो ऑपरेट हो रही है, बग़ैर इजाज़त के हो रही है। ये तो बाकायदा एक डिपार्टमेंट होता है, हर रेगुलेटर के पास, इसको स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं, डायरेक्टर होते हैं इसके ऊपर, नीचे सारे अमला होता है, उनका काम है कि वो जैसे सोसाइटी। अब बदकिस्मती ऐसी है कि इनकी बात दुरुस्त है कि कई बार नहीं देखा जाता और वो कनाइवेंस होती है, ये मिले होते हैं, ये उसको कहता है अच्छा तुम बनाई जाओ, घर बन गए। जब घर बन गए तो फिर मुश्किल हो जाता है कि एक आदमी का घर गिरा दें एकदम से। फिर एक कानून बीच में आ जाता है जिस कानून के तहत उसको देखा जाता है कि अगर उसको अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, आप कैसे किसी का घर गिरा देंगे एकदम से, अगर इतने सारे मशरूम ग्रोथ हो जाए जी। तो मैं ये समझता हूँ कि इदारों को बिल्कुल देखना चाहिए। और ये जो हमारे ये इदारे हैं, जिस तरह यहाँ पे LDA है, DHA है लाहौर में, उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक इदारा है, फिर आप देखें जिस तरह मैंने बताया कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ पे भी DHA, वहाँ पे भी बैरिया टाउन, ये जो प्राइवेट सोसाइटीज होती है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी भी तो है जी, बिल्कुल, वो भी, इनका भी बीच अच्छा, में। रिमशा की कॉल भी शामिल करना चाहूँगी, काफ़ी देर से होल्ड कर रही है। अस्सलाम वालेकुम रिमशा। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, क्या कहेंगी? मैं बड़ी फैन हूँ आपकी। शुक्रिया बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? हम प्रॉपर्टी के फ्रॉड्स के ऊपर बात करें। कोई इंसिडेंट, अल्लाह ना करे, कोई हादसा ऐसा हुआ है क्या? ये प्लाट के बारे में कहना था ना, मैंने प्लाट लिया है ना जी। उसका कोई दोस्त था ना, उसने कब्जा कर लिया उस पर। हाय हाय, ये बात कीजिएगा साहिबजादा साहब, बात कीजिएगा रिमशा से। जी बताइए, क्योंकि अगर कब्जा किया है तो कब्जे में तो मेरा ख्याल है कि आपको फ़ौरन दरख्वास्त देनी चाहिए पुलिस वालों को। ये तो पुलिस के पास इख्तियार है कि अगर कोई नाजायज़ कब्जा कर लेता है किसी प्रॉपर्टी का तो वो फ़ौरन उसके ऊपर पर्चा देते हैं और एक्शन लेते हैं। मैंने दी थी तो वो किसी ने नहीं एक्शन लिया। आप बेफिक्र हो जाए, हमारी बहन है, आप ऐसे करें जी, आप एक काम करें, अगर दरख्वास्त पे अमल नहीं कर रहा तो किसी भी आप वकील को कहें कि इसके ऊपर एक दरख्वास्त होती है 22A 22B की, 22B CRPC, वो आप किसी भी वकील के पास तशरीफ ले जाएंगी कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस वाला मेरा पर्चा नहीं दर्ज करे, वो फ़ौरन डायरेक्शन आ जाएगी कोर्ट की तरफ से और वो ही इज़ बाउंड टू रजिस्टर केस। होता ये है कि उन्होंने सिर्फ ये देखना पड़ता है कि क्या वो जगह आपकी थी और पोजेशन था, वो छोटी सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके पर्चा देना उसका बाउंड है अपना जो पुलिस अफसर है उसके लिए। तो अगर नहीं होता तो आप एक दरख्वास्त दे दीजिए किसी वकील के थ्रू कोर्ट के अंदर, ये सेशन कोर्ट होती है, इसको जस्टिस ऑफ पीस कहते हैं, वहाँ दरख्वास्त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला दरख्वास्त आपकी दर्ज हो जाएगी और पर्चा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आई नो इट्स अ प्रॉब्लम टाइम, बट आप अगर जिस तरीके से ये बता रहे हैं, अगर आप इस तरीके से परसू करें किसी लॉयर के थ्रू तो इंशाल्लाह आपका केस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, प्लॉट की
मलकियत गलत निकल आए या फिर प्लॉट कई मरतबा बिका हुआ हो या फिर प्लॉट पर किसी ने, जैसे यही वाला कब्ज़ा वाला सीन है, इस पे कानून के कौन कौन से ऐसे जो लॉज हैं वो हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, प्लीज़ बताइएगा। देखें, अगर आप, मैं लेता हूँ उन लोगों को जो 5 मरले 10 मरले के घर लेते हैं, मैं पहले उनकी तरफ आता हूँ। अब होता ये है कि आप देखिएगा कि माजी में और अब भी करंटली कुछ ऐसे सोसाइटीज़ हैं, कुछ ऐसे स्कीम्स हैं, मैं स्कीम्स का लफ्ज़ इसलिए यूज़ करूँगा कि आपने नोट किया होगा कि एक अगर आदमी के पास 100 कनाल का रकबा है, वो बग़ैर किसी अथॉरिटी के अप्रूवल के कुछ भी नहीं करता और वो उसके बाद उसमें कटिंग करके ना 3-3 मरले के प्लॉट, और वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि ये झांसा देने के लिए सिर्फ 3,000 रुपये इंस्टॉलमेंट पर मंथ पे आपको 3 मरले का मालिक बनने, वो जो तबका है ना 5 मरले 10 मरले वाला, वो झांसे में बहुत आसानी से आ जाते ऐसे हैं। झांसों से बचना है ना। सबा की कॉल है, वो भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा जी। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, तुम बता क्या कहोगी? मुझे ये कहना था कि जैसे हम लोग कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और उसके बाद जैसे अगर 80 लाख की प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर 20 लाख का वो कहते हैं हमें रजिस्ट्री जो है ज्यादा की कंज्यूम करवानी, इस बेस पर के शुफा ना हो। जैसे कि हम प्रॉपर्टी को खरीदते हैं ना, हमें आगे ब्रोकर करते हैं क्या 20 लाख का ऐड कर लेते हैं, इसमें आपके ऊपर शुफा नहीं होगा। क्या है पॉसिबल है, क्या कॉमन है? और अब इस चीज से बचने के लिए हमें यही क्या करेंगे? ओके, मैं आपको जवाब दिलवाती हूँ। साहिबजादा साहब वो देखें, इसमें जो है ना बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो वो ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी, अब 2 किस्म की, मैं चूँकि इनके सवाल से मुझे ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो गया है कि 2 किस्म की प्रॉपर्टी, एक जो होती है ना वो रेगुलेटर्स के अंडर होती हैं और एक रेवेन्यू का इदारा होता है। जिस तरह ये गाँव है उसको हम कहते हैं कि ये रूरल प्रॉपर्टीज़ हैं। वहाँ पे ये बात जो आप फरमा रही हैं कि जी कि वो उन्होंने कहा कि जी कि आप इसको हक शिफा वहाँ पे होता है जहाँ पे गांव में प्रॉपर्टीज़ होती हैं। शहरी प्रॉपर्टीज़ जो है वहाँ पे हक शिफा नहीं होता। ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने आपको ये कहा होगा कि जी कि आज ले तो मुझसे 2 लाख की रही हैं तो अब इसकी कीमत ज़्यादा लिखा दें। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा, जो हकायक हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो हमेशा जो सच होता है वो ट्रू होता है। अगर उसकी प्रॉपर्टी जितने की आपने ख़रीदी है आप वही रख लीजिए उसकी कीमत। अगर वो आप समझते हैं कि हक शिफा को बचाने के लिए, तो वो तो आपने शुरू से ही एक ऐसी चीज़ शुरू कर दी ना, वो बरकत वाली बात नहीं होगी। इट इज़ बेटर कि आप वही जो कीमत जिस पे आप खरीद, आप उसकी जो जायज़ कीमत है उसी पे आप दर्ज कराएं, वो ठीक है जो जिस पे आप खरीद रही हैं। साहिबजादा मुज़फ़्फ़र अली साहब, इट वाज ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड किया है एंड आई वुड लाइक कि आप दोबारा भी हमारे प्रोग्राम में ज़रूर टाइम निकाल के आए और जितने लोगों की मदद कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया, और ये दिस इज़ ऑलवेज़ अ प्लेजर, और स्पेशली जब मैं भी मौका मिलता है मैं देखता हूँ आपका, तो हमेशा आई ऑलवेज इम्प्रेस्ड बाय योर शोज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। और नाज़रीन, हमें बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, अगर कोई कॉल ऐसे मसले हैं आप कर लीजिए, मेरी टीम पीछे आपकी कॉल अटेंड करेगी। और जिस तरीके से भी हम मुज़फ़्फ़र अली साहब से बात करके या फिर इनके नंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि अगर आपको कोई मसले हैं तो आप डायरेक्ट भी पूछ लें। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी करें, आसानियाँ करें। जिन जिन के हाथ और जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, हर मुझे लगता है दूसरे घर में फ्रॉड होता ही होता है, मगर खैर अल्लाह ताला बचा के रखे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के ऊपर, और ये वायरस जो है बड़ा डेंजरस है और लोग इससे बड़ा घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, एहतियात तो वैसे भी करनी चाहिए, मगर ये मंकी पॉक्स क्या है, किस तरीके से आया है और कितना डेंजर है, इस पर बात करने के लिए हमारे पास हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जनरल फिजिशियन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ ऑन स्काइप है। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़? जी वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। जावेद अकरम साहब, मुझे बताइएगा सबसे पहले कि मंकी पॉक्स है क्या, ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं, फिर अगर इसकी डिटेल हमें पहले बता दीजिए। मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी तो नहीं है, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि बेसिकली ये वायरसेस या जो बैक्टीरिया ज़्यादातर होते हैं ये ज़ूनोटिक होते हैं, यानी एनिमल्स में शुरू होते हैं और वही इनका प्राइमरी होस्ट होता है, और फिर स्विच होते हैं जिसको हम कहते हैं स्पीशीज़ स्विच। तो ये भी ऐसा ही हुआ कि कई दहाइयों पहले अफ्रीका में मंकीज़ से जो एंथ्रोपोड्स हैं उनसे इंसान को लगी, और अच्छा।
फिर इंसानों से इंसान को ट्रांसमिशन होती है। और ये वायरस एक है बेसिकली डीएनए नॉट आरएनए वायरस, और बड़े साइज़ की वायरस है। और ये वही वायरस की फैमिली है जिसमें स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, वेरिसिला फैमिली जिसको कहते हैं। और बार बार ये मंकी पॉक्स दुनिया में एंडेमिक रही है। अभी इस दफ़ा ये अफ्रीका से, कॉन्गो से बहुत ज़्यादा केसेस एकदम हो गए, 44,000 के करीब, और बच्चों को अफेक्ट किया। और इस दफ़ा इसकी जो स्ट्रेन है, जो इसकी सीरोटाइप है, वो बहुत विरुलेंट थी, 1A। अच्छा। तो उस बच्चों की शरह अमवात कोई 7 से 8% हो गई। और इसलिए WHO ने, मेरा ख्याल है, बहुत अक्लमंदी की कि इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया आज से 2-2.5 महीने पहले। और फिर ये एज़ एक्सपेक्टेड जैसे ये फैलती हैं एयर ट्रैवल के ज़रिए, पहले अफ्रीका में फैली, फिर सऊदी अरेबिया तक चली गई। और हमारे पास जो कोई केसेस आए हैं वो ज़्यादातर सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में अफ्रीकन भी, मुस्लिम्स आते हैं रिलीजियस वजूहात की वजह से, और हम भी जाते हैं, और वहाँ बड़ा क्लोज़ कांटेक्ट होता है, क्राउडेड तवाफ़ होते हैं, क्राउडेड प्रेयर्स होती हैं, तो वहाँ एक दूसरे को टच करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो फिर इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, अगर किसी को ये वायरस लग जाए, और ये सांस के ज़रिए नहीं लगती, लग सकती है लेकिन बहुत रेयर है, ज़्यादातर से इंसान के क्लोज़ कांटेक्ट को, जिस्म से जिस्म को लगने से लगती है, जैसे हाथ मिलाने से, गले मिलने से। अच्छा, जैसे दुबई में डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जैसे दुबई में बड़े बड़े वाटर पार्क्स हैं, वाटर स्लाइड्स हैं, वाटर राइड्स हैं, इस तरह की चीज़ें, एक ही पानी के अंदर सारे मिलके राइड्स लेने जा रहे हैं, एक दूसरे को अगर कोई टच भी कर जाए किसी राइड में, या कोई ऐसे आपको पता है वो सारा तो हब है ऐसी जगहों का, तो क्या वहाँ उस पानी के ज़रिए से भी बाकियों को लग सकता है? अगर किसी को इस तरह की ये चीज़ है, मंकी पॉक्स है, और उसको भी लग सकती है, बाकियों को भी? जी, लग तो सकती है, लेकिन उसका बहुत ही रेयर चांस है, क्योंकि अच्छा। वो डाइल्यूट वायरस अच्छा। बेसिकली ये वायरस की जो इसके क्लिनिकल हिस्ट्री है वो यूं है कि जब ये एंटर होती है आपकी बॉडी में, तो ये आपको तकरीबन 1 हफ्ते से 3 हफ्ते लग सकते हैं अलामात होते हुए। अच्छा। तो इंक्यूबेशन पीरियड जिसको हम कहते हैं, जब वायरस आपका इंक्यूबेट कर रही होती है लेकिन अलामात नहीं होती, अच्छा। इसका 3 हफ्ते है, इसलिए ये बहुत लंबा है। दूसरा, जब 3 हफ्ते बाद आपको अलामात होती हैं, जहाँ 1 हफ्ते बाद कईयों को हो जाती हैं, खासकर बच्चों को जल्दी हो जाती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जिस्म का टूटना, कह आना, ये वही चीज़ें हैं जो कोविड में या किसी भी वायरल इन्फेक्शन में ये होती हैं। उसके अच्छा। बाद 2-3 दिन बाद जिस्म पे फिंसियाँ निकल आती हैं, और हाँ। वो फिंसियाँ पेनफुल भी हैं और ख़ारिश भी होती है उन पे, और उनमें पानी छोटा छोटा पानी रिश्ता है उसमें, और वो जो पानी है उसमें वायरस मौजूद होती है। ये इंसान जिसको ये फिंसियाँ हैं, या बच्चा, उसको माँ टच करेगी, माँ की उंगलियों के ज़रिए ये एंटर हो जाएगी, तो ज़्यादातर इसका ट्रांसडर्मल यानी कांटेक्ट से एंटर होती है, बहुत कुर्बत से, यानी कि सांस से भी हो सकती है, लेकिन दैट इज़ वेरी वेरी रेयर, अनलाइक कोविड। और अच्छा। ये जब देखें, जब ये होती है तो उसके बाद ज़्यादातर 99% लोग रिकवर कर जाते हैं इससे चंद दिनों में। उनको आइसोलेट करना पड़ता है कि उनसे उनका एक दूसरे से मिलना जुलना बंद करना पड़ता है, चाहे वो घर में ही हो। इनमें से कुछ ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे बड़े जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी बेसिकली इम्यूनिटी बहुत कम है, उनमें ये मसला होता है कि उनको फेफड़े की बीमारी हो जाती है, जिसको हम निमोनियाज कहते हैं, और आय फिर हाय। उनको हॉस्पिटलाइजेशन, फिर उनको हमें वेंटिलेटर पे भी हो सकता है करना पड़े, और फिर अच्छा। शरह अमवात बढ़ जाती है। जो इस दफ़ा अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि जो हमारे पाकिस्तान में ये पहले भी आती रही, कई दफ़ा आई, तो वो सीरोटाइप 2 थी, जो अभी भी केसेस 5 आए हैं पाकिस्तान में, मोस्टली सऊदी अरेबिया से आए हैं। और अभी अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का कोई केस नहीं है, यानी अच्छा। लोकल ट्रांसमिशन नहीं हुई। और ठीक। ये जो क्लॉड 2B टाइप है उससे हैं, जो कि इतनी ख़तरनाक नहीं है। वाइल जो कॉन्गो में शुरू हुए हैं केसेस जो ख़तरनाक हैं, वो 1A है।
और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1A का कोई भी केस इधर डिटेक्ट नहीं हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ कि डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए कि इन बीमारियों का कोई पता नहीं होता कि किस तरह ये आगे बढ़ती हैं, इनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल अच्छा है, खासकर। डॉक्टर और जावेद अकरम साहब, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रूर जानेंगे कि क्या ये जानलेवा भी हो सकती है, और फिर इसके प्रिकॉशंस के साथ साथ हम इसकी जो है एहतियात और हम इसकी वैक्सीनेशन के बारे में भी आपसे जानेंगे। एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोफेसर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं और मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि ये जो मंकी पॉक्स है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो बच्चों में, खासकर जो वो बच्चे जो खुदा न खास्ता किसी और बीमारी में शिकार हैं, फेफड़े की, कैंसर की, शुगर की, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कॉन्गो में बच्चों की शरह अमवात 7 से 8% रही है इस एपिडेमिक में। और वो क्योंकि एक वुरुलेंट वायरस थी, इसकी जो टाइप थी वो बहुत वुरुलेंट थी, 1A थी। पाकिस्तान में वो टाइप अभी आई नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर बूढ़े लोग और जो बच्चे हैं, ख़ासकर जो जिनकी इम्यूनिटी का मसला है, शुगर है, उनको हार्ट फेलियर है या कैंसर में मुब्तला हैं, या वो कोई ऐसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं अस्थमा के लिए, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत होगी। और जो उनको अगर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जो कि बीमारी उनको लगी हुई है, मूजी बीमारी हैं, उनकी एहतियात करें, उनको कंट्रोल में रखें, तो फिर इनका बेहतर चांस होगा इससे रिकवर होने का। तो इसलिए जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो फिर, और ये मैं बता दूं कि जो अभी तक जितने भी केसेस आए हैं ये इंपोर्ट हुए हैं बॉर्डर्स के ज़रिए, जहाज़ों के ज़रिए। इसलिए सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी और एहतियात यही है, और होनी भी चाहिए, कि हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें, क्योंकि यहाँ डोमेस्टिकली पाकिस्तान में कोई एक भी केस ट्रांसमिशन का नहीं है। जी अच्छा, और मुझे बताइए कि इसकी वैक्सीनेशन के बारे में भी, कि क्या है इसकी कोई वैक्सीनेशन? इसकी वैक्सीन सीधा वही है जिससे स्मॉल पॉक्स को एरेडिकेट किया गया था 1970 से पहले। तो और 1970 से पहले जो पैदा हुए लोग और उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन लगवाई, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। वैक्सीन जॉयनीज़ की है और महंगी है, $120 की है अनफॉर्चुनेटली, और वो हम मंगवा रहे हैं, जिस कमेटी को मैं हेड कर रहा हूँ गवर्नमेंट की। और इसी तरह इसकी दवाइयाँ भी मौजूद हैं, एंटीवायरल, वो भी नहीं मौजूद, पाकिस्तान में नहीं बनती, ना हैं। वो भी हम इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ हमारे पास होंगी, अगर ज़रूरत होगी। इंजेक्शंस भी हैं कि इसको कंट्रोल करने के, वायरस को बॉडी में, और इसकी टैबलेट्स भी हैं, दोनों मंगवा रहे हैं। और ये वैक्सीन जो है ये हम सिर्फ फ़िलहाल फ्रंट लाइनर्स को लगाएंगे, जो हमारे एयरपोर्ट पे लोग हैं, इमिग्रेशन के या कस्टम्स के या जो बॉर्डर हेल्थ के लोग हैं, जिन्होंने इनको मुआयना करना होता है। अगर अपने हम बॉर्डर सिक्योर कर लें, जो कि नहीं हैं पाकिस्तान के, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं। हम खरबों रुपए का एयरपोर्ट इस्लामाबाद का बना लिया, लेकिन क्वारंटाइन नहीं बनाई। दुनिया में ऐसा नहीं होता, एयरपोर्ट को ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं होती जब तक क्वारंटाइन ना हो। हमारी जब कोई वबा आती है, हम टेंट वेंट लगा के इस तरह कर लेते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ इतना पैसा एयरपोर्ट्स पे लगा रही है, कोई एयरपोर्ट लाइसेंस नहीं होना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए जब तक वहाँ क्वारंटाइन ना हो। मंकी पॉक्स ना पहली वबा है ना आखिरी वबा है, ये तो आती रहनी है। हमें अपना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है। मेरी अपनी वो है तज्जिया कि अगर 2 करोड़ लोगों ने मरना होगा चंद माह में दुनिया में, तो वो किसी बॉम्ब से, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं मरेंगे। वो मरेंगे तो एक बैक्टीरिया या माइक्रोब या फंगस से मरेंगे। तो इसलिए अपने हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग और अपने बॉर्डर्स को हमें सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वबाएँ ज़्यादातर एग्जॉटिक कंट्री से आती हैं, चाइना या अफ्रीका से। डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं हमारे चाइना से, लेकिन अफ्रीका से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। लेकिन ट्रांजिट में हो के दुबई के ज़रिए या सऊदी अरेबिया के ज़रिए लोग आते हैं, तो वो बीमारियाँ लेके आते हैं। अगर हम इन्हें बॉर्डर्स पे ही रोक लें, एयरपोर्ट्स पे ही रोक लें, तो से मज़ीद नहीं फैलेंगी।
मुल्कों मुल्कों और एयरपोर्ट पे लेकिन जगह कोई नहीं है हमारे जगह पास कोई रोकने की। अच्छा डॉक्टर साहब मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, जो कॉन्गो वायरस है उसमें और ये मंकी वायरस में कितना कोई डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? वो ज़रा बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उसमें शरह अमवात भी ज़्यादा है। अच्छा। वो आरएन जैसे ये डीएनए वायरस है, वो आरएनए वायरस है, और वो टिक्स से फैलती हैं जो जानवरों की स्किन पे या गंदगी की वजह से रहती हैं। और अगर जानवरों को आप हाथ लगाते हैं बेयर हैंड विदाउट ग्लव्स, तो ये आप में एक टिक्स की ख़ास फॉर्म है, स्पॉन्जी फॉर्म, उसी के ज़रिए आपकी बॉडी में एंटर होती है। टिक्स इसमें प्राइमरी होस्ट है, और फिर ये आपको फेफड़े की, और शुरू पे तो अलामात वही हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दर्द, लेकिन बाद में कुछ लोगों में जो कॉम्प्लिकेट होता है, ये कॉन्गो हेमरेजिक फ़ीवर हो जाता है, क्रिमियन हेमरेजिक फ़ीवर, जिससे आपका खून रिसना शुरू हो जाता है मुख्तलिफ़ हिस्सों से, नाक से, कान से, गले से, पखाने में, पेशाब में आपका खून रिसना शुरू हो जाता है, और फिर ये बहुत डेंजरस। डॉक्टर जावेद अकरम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई का, आपने अपना वक्त स्पेशल जो है हमारी इस शो पे आपने अपनी जो है सारी बातें हमारे साथ शेयर की, आपने हमें आगाह किया, आपने बताया कि कितना डेंजरस हो सकता है, किस तरीके से हमें एहतियात करनी है, कौन से प्रिकॉशंस करने। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस तरीके के ये वायरसेस आ रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा है, अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लें, जिस तरीके से एयरपोर्ट्स वाली बात उन्होंने इसमें स्पेशली मेंशन की है कि जिस तरीके से बॉर्डर टू बॉर्डर, कंट्री टू कंट्री ये चीज़ें ट्रैवल हो रही हैं, उसको बचना वेरी इंपॉर्टेंट है, और हमने भी अपनी एहतियात रखनी है। बाकी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, इंसान जो है ना बड़ा कमज़ोर होता है, अपनी ख्वाहिशात के आगे बड़ा मजबूर होता है, छोटी छोटी ख्वाहिशात बुन लेता है, सपने देखना शुरू कर देता है, और उसके बाद अगर उसके सपने पूरे नहीं होते नज़र आते उसको, या वो कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ता, या फिर कामयाबी की सीढ़ी नहीं पार कर सकता, या वो मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, तो तब उसके दिमाग में जो है ना फतूर शुरू आते हैं, गंदे गंदे इरादे बनाता है, अपने आप को जलील करता है, अपने आप को अजियत देता है, अपने आप को मेंटली टॉर्चर देता है, डिप्रेशन, परेशानी, इन सब चीज़ों का शिकार बन जाता है। क्यों? क्योंकि फेलियर हो जाता है। देखिए, फेलियर तो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं, बड़े बड़े ज़िंदगी के इम्तहान में फ़ेल हो जाते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं लोग, पूरे नहीं होते। अगर आप किसी भी तरीके से अपनी किसी नाकामी को जो है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपका ये मकसद नहीं है, या ये मतलब नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को उस तरफ ले जाएं कि आप ख़ुदकुशी करें। सुसाइड के आपने देखे हैं बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, वो इसी वजह से होता है, और बहुत से नौजवान नस्ल में ये चीज़ देखने को मिल रही है। एक बड़ी आम सी बात बताती हूँ, आप गौर से सुनिएगा। ये जो गरीब हैं, जो जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, या उनके पास रहने की छत नहीं होती है, वो लोग जो सड़क पे, फुटपाथ पे कहीं सो रहे होते हैं, जिनके पास ना चारपाई होती है, ना सही से चादर होती है ओढ़ने की, ठीक है, और ना पैरों में सही चप्पल होती है, वो फुटपाथ पे ऐसे कहीं लेटे पड़े सो रहे होते हैं, ठीक है। बारिश होती है, उठ के ऐसे बारिश में नहाना भी शुरू कर देते हैं, तो नाचना भी शुरू कर देते हैं, मज़ा भी लेते हैं। उनमें तो डिप्रेशन नहीं होती। ये डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ ये अमीरों की बीमारी है, ये उन्हीं की ईजाद है। जितने भी अमीर हैं, जितने भी लोगों के पास पैसा है, पहनने को अच्छे कपड़े हैं, खाने को अच्छी रोटी है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। और यही वो ये हरकतें करते हैं ज़्यादा, ये उधर ही देखने को मिलती हैं कि अपनी ज़िंदगी में जो चाहते थे नहीं हुआ, फेलियर हो गए, इश्क में नाकाम हो गए, फेलियर हो गए, सुसाइड कर ली, ख़ुदकुशी कर ली, दिल टूट गया, जाके अम्मा को बोला वो अपनी पसंद की किसी भी लड़की से शादी करा दें, उसके शादी की, उसके साथ भी खुश नहीं है, ना चाकियाँ चल रही हैं। क्यों? क्योंकि फेलियर अपनी ज़िंदगी में। फेलियर आदमी हर वक्त ऐसे यूँ सड़ा हुआ मुँह लेके बैठा रहेगा घर में, अजीब सा बदतमीज़ी से एटीट्यूड दिखाएगा, अजीब सा महाराजा बना घूम रहा होगा फजूल में अपनी तरफ से, ना किसी के साथ हंसेगा, गुलेगा, बात करेगा, अजीब सी एक शख्सियत का मालिक होता है। तो हर घर में कोई एक ना एक बंदा ऐसा पाया जाता है जो फेलियर होता है और अपनी ज़िंदगी से चाक होता है, तकलीफ़ में होता है, कोफ्त उसकी ज़िंदगी जो है वो गुजर रही होती है। आज हमारे पास ऐसे ज़बरदस्त मेहमान हैं, मैं आपको क्या बताऊं, जो हमारी इस टॉपिक को सजाएंगे, बड़ी अच्छी तरीके से आपके साथ बात करेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये जो फेलियर्स होते हैं, हाउ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ फेलियर्स, और आप किस तरीके से उनको गाइड कर सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में इस
नाकामी को कामयाबी में तब्दील कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है मैं आपकी? ठीक ठाक हूँ, आप ठीक है? लुकिंग ग्रेट। थैंक यू सो मच। ड्रेसिंग मस्ट भी आपकी जो बेगम है उन्होंने आपको तैयार करके भेजा है। ये बात ठीक है आपकी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वेरी नाइस, अच्छा लगा मुझे। चलिए जी, मुझे ये बताइएगा कि ये आज हम बात कर रहे थे कि ये फेलियर्स के ऊपर, सुसाइड के लिए अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, ज़िंदगी से बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं, अपने आप को भी अजियत दे रहे होते हैं, मेंटल टॉर्चर का भी शिकार होते हैं, डिप्रेशन में भी यही लोग होते हैं जो फेलियर्स होते हैं ज़्यादा। तो प्लीज़ इन लोगों के बारे में आप हमें गाइड कीजिए कि व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, ये क्यों इस तरह के इस सिचुएशन का शिकार होता है। फिजा थैंक यू वेरी मच। पहले तो सबसे पहले मुबारकबाद आपको कि बहुत अच्छा मौजूद आपने चूज़ किया। वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे मीडिया के ऊपर ये रोज़मर्रा जो इश्यूज़ हैं और जिन पर लोगों की ज़िंदगियां जो है दाव पे लगी हैं उस पर हम बात नहीं करते खुलकर। जी, पहली बात यह है फिज़ा कि हमने बचपन से ये पढ़ा और हमें सिखाया क्या गया कि फतह का अपोजिट शिकस्त है, कामयाबी का अपोजिट नाकामी है, और फेलियर का अपोजिट सक्सेस है। अरे वाह, पहले तो आज पैराडाइम शिफ्ट कर दें, यही क्लियर है कि हाँ, पहले ये क्लियर कर लें कि ठीक ये है। अपोजिट नहीं है। अच्छा, कामयाबी का एक स्टेप पहले जो है सेम रास्ते के ऊपर, दैट इज कॉल्ड फेलियर। आहा, ये अपोजिट नहीं है। अच्छा, आप नाकाम नहीं हुए, ठीक, आपने एक एफर्ट की है, उस एफर्ट को किसी और तरह करते तो आप सक्सेस में चले जाते। अच्छा, सिर्फ आपने चेंज करना है, पैराडाइम शिफ्ट करना है। वाह, बड़ी खूबसूरत लाइन है, कहते हैं व्हेन पॉलिसी फेल्स ट्राई थिंकिंग। आय हाय, जब मैं कहीं पर कामयाब नहीं हुआ तो इसका हाँ। मतलब है जो मैं कर रहा था उस तरह ये काम नहीं होना था, ठीक है। किसी और अंदाज में होना था। ठीक, मुझे सिर्फ स्ट्रेटजी चेंज करनी है। अरे वाह, अच्छा, हम ये समझते हैं कि क्योंकि मैं कामयाब नहीं हुआ इसका नुकसान ये होगा कि मैं शिकस्त खा गया। ठीक, अच्छा, उसने कहा बड़ी खूबसूरत बात, उसने कहा कि मैं किसी लिहाज से शायद तुम्हारे उस पैराडाइम या उस पैरामीटर पर पूरा नहीं उतरता, लेकिन किसी लिहाज से शायद मैं बहुत आला भी हूँ। हाँ, अगर किसी एक जगह में इस तरह से कामयाब नहीं हुआ, हाँ। क्या ये मेरी पूरी जिंदगी डिफाइन कर देगी? अरे वाह, मैं एक बच्चा हूँ, मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, मेरी सप्ली आ गई। हाँ, क्या ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो कल बड़ी होकर या बड़ा होकर फिजा अली डॉक्टर काशिफ फराज नहीं बन सकता? अरे वाह, कहाँ लिखा हुआ है वो अरशद नदीम नहीं बन सकता? कहाँ लिखा हुआ है मोहसिन नकवी नहीं बन सकता? अरे वाह, भाई, एक जगह नाकामी 10,000 जगह नाकामी नहीं है। अच्छा, मैं भी तो कई जगह नाकाम हूं। आज आपके सामने बैठा हूं चैनल पे, आप कह रही डॉक्टर काशिफ साहब आपको बताएंगे ये मसले का हल। मैं इस मसले का हल तो बता रहा हूं, लेकिन जब मैं बीमार होता हूं तो मैं अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है, मैं नाकाम हो गया। अरे वाह, आप बहुत अच्छी कंपेयर हैं, आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बट आपने अपनी बेटी को तालीम देनी है, आपको एक स्कूल चाहिए। अब आपके नहीं मैं घर ही पढ़ा लेती हूँ तो आप नाकाम हो गए, इसका मतलब नहीं। किसी एक जगह अगर हम मुकम्मल कामयाब नहीं है, 10,000 जगह हम कामयाब हैं। अच्छा, सो इस तरह से इसको लेना, हम अपनी ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें खूबियां क्या दी हैं, हमें अता क्या किया हुआ है। अच्छा, आज की नस्ल को आज की ज़ुबान में समझाने की कोशिश करता हूँ। जब कोई मशीन नहीं बनती है, लैपटॉप बनता है, मोबाइल बनता है, आईफोन बनता है, तो जानती है उसका जो पायलट प्रोजेक्ट होता है उसमें फीडबैक चाहिए होता है। ऐसे ही है, एक मशीन को अच्छा काम करने के लिए जितना फीडबैक देंगे मशीन अच्छा काम करेगी। बिल्कुल, इंसान के दिमाग की एक मशीन है, उसका फीडबैक फेलियर है, आहा, एफर्ट है, अच्छा, लर्निंग है। जितना फीडबैक आता जाएगा फेलियर्स की शक्ल में, आप उतने ही कामयाब होते जाएंगे, आप उतने ही लर्न करते जाएंगे, उतनी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी आपकी। अच्छा काशिफ साहब, मुझे बताइएगा कि इंसान जी जो नाकामी है उसको फेस करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका। हमारा सबसे इशू शुरू यहाँ से होता है, हम नाकामी को एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, प्लीज एक्सेप्ट योर फेलियर। अच्छा, भाई, मैं ये पानी है, मैं नाकाम हो गया इसमें, इसमें कौन सा ऐसा इशू है? इस चाय में मैं कामयाब हूँ, इस ऐनक में मैं कामयाब हूँ, इस ड्रेसिंग में मैं कामयाब हूँ, तो इस जगह में अगर नाकाम हूँ मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ यस, पॉलिसी फेल हुई है मेरी, कोई इशू हुआ है मेरे साथ। जो ही हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा, इंसानी ब्रेन छोटे बच्चे की तरह जिद्दी होता है। अच्छा, जब मैं इसे कहता हूँ ना कि मैं नाकाम हुआ हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसके अपोजिट जाता है, ये उसके अपोजिट जाता है, क्योंकि इंसानी ब्रेन ने अपोजिट करना सीखा हुआ है। अच्छा, जब मैं उसे कहता हूँ मैं तो कुछ भी नहीं ज़िंदगी में कर सकता, तो अंदर से एक आपको आवाज़ आती है। उस वक्त हम करते क्या है, नाकाम क्यों होते हैं? हम अपने कान बंद किए होते हैं, हम अंदर को लिसन नहीं करते। लिसन टू योरसेल्फ। आपके इमोशंस आपको बता रहे होते हैं
कि अगर मैं इसमें नाकाम हुआ हूं तो कल मैं इससे कहीं बढ़कर इसमें कामयाब हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता चल गया ये तरीका इसको कामयाबी नहीं दे सकता। ये कितने लोगों को पता है दुनिया में? अच्छा, देखिए मैं इसकी मिसाल देता हूँ। अच्छा, ये जो एक्सेप्ट करना है ये हमने माशरे में लोगों के सामने नहीं करना, हमने खुद के साथ अपने आप एक्सेप्ट को, करना है, yes। तो ये हमें ब्रेन रिप्लाई बहुत करना है। अच्छी बात। अच्छा, हमने अपने आप से मुखलस होना है, लोगों के सामने नहीं। जरूरत नहीं है, अच्छा। जरूरत नहीं है उसकी। हाँ देखिए दादर इज हेल। हाँ, मेरी गाड़ी है ना, मेरी गाड़ी है, आप तो खुद गाड़ी में बैठ के बना रही होती है इतनी खूबसूरत वीडियोस। आपकी गाड़ी है, अगर उसका स्टीयरिंग किसी और के हाथ में हो, रेस आपके पास हो, क्या होगा? हाँ, जिंदगी मेरी थी, मुनीर न्याजी की बात सुनिए, जिंदगी मेरी थी, बसर उसने किया। भाई मेरी जिंदगी को दूसरा बसर करने वाला कौन होता है? आहा, दूसरा मेरे बारे में फैसला क्यों करे फिजा कैसी है, काशिफ कैसा अरे है? वाह। काशिफ अपने बारे में खुद फैसला क्यों ना करे मैं कैसा हूं? अरे वाह, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है Very nice। तो मुझे अपनी दुनिया खुद पैदा करनी चाहिए। अगर नाकाम हूं तो मैं हूं, आहा। कामयाब हूं तो मैं हूं। और मुझे पता है काशिफ अगर एक जगह नाकाम है, 150 जगह वो कामयाब भी है। सो मुझे खुद को समझाना है, खुद से बात करनी, अपने इमोशंस को। अच्छा, एक बहुत अहम बात है इसमें साइकोलॉजिकल, कि फेलियर आपको नुकसान नहीं देती, फेलियर के साथ जुड़े हुए इमोशंस आपको नुकसान देते हैं। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कीजिए उस वक्त। फॉर एग्जाम्पल, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मैं फेल हो गया हूं, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, बट फॉर ए वाइल, कुछ टाइम रखिए उसका, ठीक है। टाइम लिमिट होनी चाहिए उसकी। हाँ, ये नहीं कि सालों साल आप रो रहे हैं, हाँ, पिटना कर रहे हैं। मैं इसकी किसी मिसाल देता हूँ। ये एक बॉटल है, मैं इसको पकड़ के ऐसे हाथ रखा हुआ है। हाँ। कितनी देर, कितनी देर? हाँ, कोई बहुत बड़ा भी अगर दुनिया का बहुत ताकतवर इंसान है जिसके बाजू में, कितनी देर रखेगा? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10, 12, 14, अल्टीमेटली क्या होगा? बाजू थक जाएगा। ऐसे से। ये एक बोतल है जिसका वजन आधा किलो है। हाँ, नाकामी का वजन टनों में होता है, टनों में होगा। और 24 घंटे उसको उठाए फिरते हैं हम। आय हाय। भाई अच्छा, उठा ये के जो रख दो। नाकामी है, इसको कामयाबी में बदलने के लिए जो कुव्वत और इरादे होते हैं वो कैसे हासिल किए जा सकते हैं? हाँ, मेरे वालिद एक बड़ी खूबसूरत वो बोला करते हैं कि मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। आहा, अरे भाई आपको यकीन तो होना चाहिए कि जैसे मेरे असलाफ थे वैसा तो नहीं मैं, मुझसा भी मगर यहाँ कौन रहा है? ठीक है, बड़ी बड़ी दुनिया आई होगी, ठीक है। और भाई मेरे जैसा कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज़ अगर मेरे जैसा कोई होता, कायनात मुझे दोबारा पैदा ना करती। मैं नश्र मुकर्रर नहीं हूँ। क्या बात है। मैं कायनात में, मुझसे पहले भी कोई नहीं था काशिफ, मेरे बाद भी कोई नहीं आएगा, एक ही आया है। क्योंकि दुनिया का हर एक का डीएनए, हर एक के जीन्स, हर एक के इंडिविजुअल डिफरेंसेस दूसरे से मुख्तलिफ हैं। क्या बात। अगर मैं ही आया हूं और मेरे जैसा कोई नहीं, तो जो मैं कर सकता हूं परफेक्शन से, उस काम को दुनिया की कोई ताकत उस परफेक्शन से नहीं कर काशी सकती। सर, एक ब्रेक लूंगी, बिल्कुल दिल में नहीं है ब्रेक लेने का, इतना मजा आ रहा है, रच गया है प्रोग्राम, इतनी प्यारी बातें और इतनी अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। अल्लाह करे आपको समझ आए। ब्रेक के बाद मिलिए। वेलकम बैक। आज हम नाकामियों के ऊपर बात कर रहे हैं, जो फेलियर्स होते हैं, जो बिल्कुल हार जाते हैं अपनी ज़िंदगी से और अपने काम से, अपनी लाइफ को बिल्कुल छोड़ देते हैं, उनके ऊपर बात करें। आप कॉल भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज और किसी तारीफ के मोहताज नहीं, मैं दोबारा बोलूँगी। एक सवाल मैं ये पूछना चाहती थी कि पे दर पे नाकामियाँ, उसकी वजूहात क्या होती है और उन नाकामियों से हम कैसे सीखें? जी, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला मसला तो ये है कि जो ही मैं नाकाम हुआ हूँ मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जो हमने बात की। ठीक। नंबर 2, खुद को माफ कर देना चाहिए। अच्छा, खुद को अच्छा, माफ। खुद को माफ। अच्छा, हम समझते हैं दुनिया हमें माफ कर दे, नहीं नहीं, इन्होंने नहीं करना। अच्छा, इन्होंने नहीं करना, ये बहुत ही मुनसिफ हैं दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं तो हमने है। तो यही सीखा है ना, गोरों से सॉरी। नहीं नहीं नहीं, हमने सॉरी खुद से करना, खुद से करनी है। यस, खुद से बात करनी। अच्छा, सेल्फ टॉक करनी है, देन सेल्फ सजेशन देनी है। टॉक क्या है? काशिफ यार ये गलती होगी आपसे, तो एक्सेप्ट करता हूं मैं कि मुझसे ये नहीं हुआ। अब सजेशन क्या देनी है? अब मैंने इसको इससे बेहतर अंदाज में करना है। नो, आई विल डू दैट। अच्छा, फिर अगली सजेशन आपने देनी है कि मैंने ये कर लिया है, अभी हुआ नहीं है, बट सजेशन देनी है आपने। वाई? क्योंकि अगर हमारे दिमाग, डॉक्टर वर्नल कॉलमैन कहते हैं, अगर हमारे दिमाग हमें बीमार कर सकते हैं तो हमारे दिमाग हमें सेहतमंद भी कर सकते हैं। तो काशिफ साहब, ये जो हम कह रहे हैं कि ये हो गया है, तो क्या हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए ये कह रहे हैं अपने आप को? नहीं, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो उलझ ना जाए। जैसे वायरस नहीं आ जाता, मॉलवेयर नहीं आ जाता, जब आप नाकामी को पकड़ लेते हैं और अपने ब्रेन में और अपने हार्ट में रख लेते हैं, अपनी रूह में शामिल कर, तो होता क्या है, ये वायरस आ गया आपके अंदर। अब जब तक इस वायरस को, इसको खत्म करने के लिए एंटीवायरस क्या है? वो ये है कि मैं खुद को माफ कर दूं
और मैं आगे देखूं, रियलिस्टिक होकर आगे देखूं कि जिंदगी बहुत पड़ी हुई है, जिंदगी के बहुत सारे रास्ते पड़े हुए मेरे सामने, मैं उधर चलना शुरू कर दूं। बड़ी खूबसूरत बात किसी ने की थी, उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक कामयाब और नाकाम शख्स के बीच डट के खड़े रहना का फर्क है। खड़े रहना बस आपने, जब आप खड़े हो जाते हैं और फैसला कर लेते हैं, तो असगर सुदाई ने कहा था ना, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो भी जब जितनी ज्यादा सख्ती आएगी, कुरान क्या कहता है इसके बारे में, फाइन्ना माल उसरे युस्रा इन्ना माल उसरे युस्रा। अच्छा, मैं एक बात बार क्या बार मतलब हुआ इसका? मैं आपको बताता हूँ, सूरह अल रशरा की आयत है। अच्छा, कमाल बात है, कुरान मजीद में किसी जगह एक ख्याल 2 बार पेश नहीं हुआ, यहां एक ही बात 2 बार पेश हुई। कैसा आज का टॉपिक है, सुनिए, फाइन्ना माल उसरे युस्रन, बस कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर नाकामी के साथ कामयाबी है, हर बुराई के साथ अच्छाई है, हर बीमारी के साथ सेहत है। फिर कहा इन्ना माल उसरे युस्रन, हर मुश्किल के साथ। तो एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हंसते हुए बाहर आ रहे अपने कमरे से, मौला हसन खड़े, कहने लगे नाना अब्बा आज आप इतने खुश हैं? कहा कमाल आयत नाज़िल हुई। कहा क्या? कहा मुझे अल्लाह ने कहा एक नाकामी में से 2 कामयाबियां निकलेंगी। व्हाट अ ब्यूटी। एक नाकामी यानी कि एक नाकाम हुआ, खालिक कायनात कहता है मैं तुझे 2 कामयाबियां दूंगा। क्या बात है। अब ये अपने आप को समझाने की जरूरत है कि जहां जहां मैं नाकाम हुआ हूं, दरअसल खालिक मुझे वहां वहां इनामात देना चाहता है। अच्छा काशिफ साहब, नाकामियों को सामना करने के बाद ये एहसास कमतरी, फिर डिप्रेशन और ये टेंशन्स जो है, ये सारी चीज़ें इनको भी फेस करना पड़ता है। इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? बहुत अच्छी बात, मेरे बड़े दिल की, एक तो सवाल बड़े अच्छे करती हैं, इस बात पे हैरान हूँ। अच्छा, स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे बड़ी स्ट्रेस होती है ऐसे मौके के ऊपर। अच्छा। नंबर 2 एम्बैरसमेंट होती है, मैं सामना कैसे करूँगा, ये मैं फेल हो गया, ये क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, मेरे अब्बू क्या कहेंगे, मेरी अम्मी क्या कहेंगी, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। अब इस क्रिटिसिज्म को कैसे मुकाबला करना है, आप खुद ये प्रेशर तो होता है वैसे, होता है, ये तो नहीं आप कहेंगे ना कि नहीं है, होता मैं तो कहता है हूं अपना भी होता है, बाहर का भी होता है, दोनों तरफ से होता है, नो डाउट। सबसे पहले तो मैं खुद को हारा फील करता हूं, मेरा प्रेशर मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने एक सेट किया ना स्टैंडर्ड, मैं अपने स्टैंडर्ड से खुद नीचे रह गया, तो मेरे प्रेशर आ रहा, ऊपर से लोगों ने मेरे बारे में सोचा, ठीक है बिल्कुल बात है, ठीक है। अब मैं बाहर निकला हूं, लोगों ने मेरे बारे में एक स्टैंडर्ड सेट किया, लोगों ने बात की, मैं फेल हो गया हूं। अब सवाल ये है कि क्या मैं इसका डिफेंस करूं, ये बताऊं कि मैं कहां कहां कामयाब हुआ हूं। मैं कामयाब भी तो कहीं हुआ हूं ना। अरे हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब इस सवाल ये है कि नाकाम होता कौन है? वो होता है जो हिस्सा लेता है। अच्छा, जो मुझे तनकीद कर रहा है वो तो मुकाबले में था ही नहीं। जो मुकाबले वाला करे, जो खेल खेल रहा है, जिसने पार्टिसिपेट किया, वो नाकाम होता है। पहली कामयाबी मेरी ये है कि मैं पाकिस्तान के 23 करोड़ में से एक वो हूं जो मुकाबले में आया। अरे वाह। क्या वो आया जो मुझे तनकीद कर रहा है? तो पहले तो मैं तुमसे यही जीत गया हूं। अरे वाह। ऐ मेरे बुज़दिल दुश्मन, तुझसे पहले तो मैं पहले ही जीत चुका हूं कि तुमसे पहले मैं यहां खड़ा हूं। कि सिलेक्शन तो हुई थी। अरे वाह। अच्छा, अब मैं उस 10 लाख में से 10 लाखवें नंबर पे आया हूं, 23 करोड़ में मैं 10 लाखवें नंबर पे। भाई आप तो कहीं 23 करोड़वें नंबर पे भी नहीं है। हाँ जी। आप तो मुझे ना कहें ना। हाँ जी। छानते बोले छानना क्यों बोले, आप मुझे क्यों कह रहे हैं? अच्छा, एक तो अपने आप को इस तरह समझाएं। नंबर 2, अपने अंदर कुछ ऐसी खूबियां पैदा करें कि आप तनकीद को एब्जॉर्ब कर सकें। अच्छा। आप उसे अंडरस्टैंड कर सकें। मदाम क्यूरी का नाम आज की नस्ल ने सुना होगा, जो साइंस पढ़ते हैं। 2 नोबेल प्राइजेस, 5 नोबेल प्राइज इन द फैमिली। उसको 2 डिफरेंट जगह पे नोबेल प्राइज मिला। उससे पूछा, मैडम हाउ डिड यू डू दैट? हाँ। उसका जवाब सुनिए। उसने कहा, दुनिया में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती, उसे समझने की जरूरत होती है। आप और मैं जब छोटे थे अंधेरे से डरते थे। हाँ। आज हम क्यों नहीं डरते अभी लाइट चली जाए तो? बिकॉज हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि नहीं, जिन नहीं होता, भूत नहीं होता, कोई नहीं पकड़ता। हाँ। छोटा बच्चा आज भी डरता है बिकॉज समझ नहीं है। बिल्कुल। तो पहले मुझे समझने की जरूरत है कि जिस जगह मुझ पर क्रिटिसिज्म हो रही है वो अंधेरा है, वो जहालत है। तो उसे मुझे अंडरस्टैंड करना है कि ये इसलिए हो रही है कि वो लोग मुझे इससे बेहतर देखना चाहते हैं। अरे वाह। इसलिए नहीं हो रही कि मैं अच्छा नहीं हूं, इसलिए हो रही है कि उनकी नजर में मैं इससे अच्छा था। यहाँ एक और सवाल बनता है कि नाकामी के बाद मोटिवेशन कैसे बरकरार की जाए, ये भी तो एक सवाल है। बिल्कुल ठीक है। छोटे छोटे काम करें जिसमें आप कामयाब होते रहे हैं। अच्छा, मसले एक जगह में नाकाम हो गए, मतलब ये इसकी कोई प्रैक्टिस है मोटिवेशन? जी बिल्कुल प्रैक्टिस है इसकी। आप मसलन जिन जिन कामों में मसलन आप हाई जंप लगाते हैं, आप यहाँ तक कि अगर आप अच्छी टिकटॉक बनाते हैं, आप अच्छे एक्टर हैं, आप अच्छा लिप सिंक करते हैं, आप वो करें। जब वो आप देखेंगे, आप कहेंगे इसमें मैं कितना कामयाब हूँ, ये मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपने एक नाकामी की, अब 3 अच्छे काम करके
अपने आप को कहें, देखें ये भी मैंने अच्छा किया, लिखा मैंने कितना अच्छा, बोला कितना अच्छा, मैं ड्रेस कितना अच्छा पहना, मैंने कम्युनिकेट कितना अच्छा किया मैंने। अब आप एक को काउंटर करने के लिए 4 अच्छे काम कीजिए। ठीक। जो ही आप 4 अच्छे काम करेंगे तो आपके ब्रेन को एक नाकामी का शॉक लगा था, 4 की खुशी जाएगी। अब आपने एक नेगेटिव हार्मोन का मुकाबला 4 खुशी के हार्मोन से कर दिया, हरा देगा उसको वो। अच्छा, छोटे छोटे काम, प्रैक्टिस। अच्छा। नंबर 2, टैपिंग कीजिए आपकी बॉडी को। अच्छा, एक जहन में रखिएगा फिजा बात, बल्कि मेरा सवाल है आपसे और सब लोग जो सुन रहे हैं, इंसान को अपनी सबसे ज्यादा जरूरत कब होती है? मुझे या आपको अपनी सबसे जरूरत कब होती है? जब हमारे पास कोई नहीं होता। अल्लाह अकबर। जब हम नाकाम होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान स्ट्रेस में होते हैं, उस वक्त जरूरत, बीमार होते हैं, नाकाम होते हैं, हमें बड़ी जरूरत होती है। उस वक्त हमें कोई नहीं मिलता। पता, दुख ये नहीं है कि उस वक्त हमें बाहर से कोई नहीं मिलता, दुख ये है उस वक्त मैं अपना नहीं बनता, मैं खुद को छोड़कर, फिजा में से फिजा निकल कर साइड पे हो जाती है। जब मैं अपना ही नहीं बनूंगा, मतलब खुद को कंपनी देनी। यस। अच्छा, क्यों नहीं आप खुद को बताते कुछ नहीं हुआ, डोंट यू वरी, क्या हो गया, अभी कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, खुद को ये तो कह रहा हूं ना काम हुआ, तो खुद को ये क्यों नहीं कह रहा, मैं अपना साथ खुद क्यों नहीं दे रहा? तसल्ली। जो ही मैं अपना साथ खुद दूंगा। देखिए, हाँ। मुझे किसी ने कहा काशिफ तुम नाकाम हो गए, मैंने आगे से कहा मैं अभी कामयाब होने जा रहा हूं, तो मैंने अपना साथ दे दिया। जब मैं उसके साथ हो जाऊंगा, हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो, तो मैंने काशिफ का साथ छोड़ दिया, मैं अपने आप से निकल गया। तू अगर, इकबाल ने कहा, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। भाई अपना बनना सीखिए ना, अपने साथ खड़े होइए, किसी क्रिटिसिज्म खड़े हो जाते हैं जाके। अच्छा काशिफ साहब, ये जो नाकामी के बाद एक गुस्सा, एक बदतमीजी, लहजा, लूज टॉक, अजीब सी नफरत और एक गुस्सा अंदर जो वलवला आ रहा होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर भी तो काबू पाना बहुत ज़रूरी है। इस पे कैसे काबू पाना है, इसका सलूशन ज़रा मैं चाह रही थी। अब आप चली गई हैं, उसकी जो फिजिकल जो है ना उसकी ज़ाहिर होता है, जो जब आप एम्बैरसमेंट में, गुस्से में, फेलियर में होते हैं, तो सबसे पहले आपकी बॉडी का जो पूरे का पूरा मैकेनिज्म है ना वो ब्लॉक हो जाता है, यानी आपकी बॉडी सुन्न हो जाती है, इसको हम कहते हैं ना। सबसे पहले टैपिंग कीजिए, टैपिंग अपनी बॉडी को, दस्तक दीजिए अपनी बॉडी के ऊपर। कैसे देनी है? देयर आर 9 मेरिडियन पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स हैं इंसानी बॉडी के अंदर। मैं एक एक करके दिखाने लगूं, फिर टैपिंग करके आपको दिखाऊंगा। आप 2 या 3 दफा टैपिंग कीजिए, यू विल एंजॉय दैट। देखिए, ये सर के सेंटर में, दिस इज फर्स्ट प्लेस, ये दोनों अपनी भौहों के दरमियान, दिस इज सेकंड प्लेस, आंख के नीचे 3rd प्लेस, आंख की राइट पे इस पे 4th प्लेस, नाक के नीचे 5th प्लेस, ये आपकी चिन 6ठी प्लेस, उसके बाद कराटे चॉप 7वीं प्लेस, ये आप देखिए आपकी कॉलर बोन 8वीं, अंडर आर्म 9वीं, 9 जगह होगी। अब टैपिंग देखिए कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। टैपिंग कीजिए, आपकी बॉडी दोबारा, ये मोबाइल में या आजकल की नस्ल को पता, लैपटॉप में जब वो कहते हैं हेल्ड हो गया तो क्या करते हैं, जब टच स्क्रीन काम नहीं करती, हम रीस्टार्ट करते हैं ना। ये बॉडी को रीस्टार्ट कीजिए प्लीज। अच्छा, टैपिंग कीजिए और रीस्टार्ट कीजिए अपनी बॉडी को। ज्यादा टेंशन है, 6 दफा, 8 दफा, 12 दफा टैपिंग। जो ही आप इन 9 मेरिडियन पॉइंट्स को टैपिंग करेंगे, केमिकल हार्मोन्स आपकी बॉडी में जाकर दोबारा उसे रीस्टार्ट कर देंगे, उसे बंद होने से पहले ऑन करना शुरू कर देंगे। क्या बात है दिस यार। इज द फर्स्ट थिंग जो आपने करनी है। नंबर 2, ब्रीदिंग कीजिए जहां पर भी आप हैं। डीप ब्रीदिंग, डायफ्रिग्मेटिक ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग में आवाज नहीं आनी चाहिए, सांस अंदर खींचिए, होल्ड कीजिए और निकाल दीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट जिसे हम कहते हैं। और इसको करिए 3 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 9 सेकंड, 11 सेकंड, जितने आप ले सकें। अच्छा, जितनी देर में आपने सांस को इनहेल करना है नेजल से, उसको होल्ड रखिए उतनी देर ही, और उतनी देर ही उसको एक्सेल करने में लगाइए। यानी देखिए, ये हाथ में इसलिए कि आपको पता चले कि मैं सांस खींच रहा हूं, आवाज नहीं आएगी। ठीक है, होल्ड। अब फर्क क्या है, लोग कैसे सांस खींचते, नहीं नहीं भाई, आपने सांस के जोर में गिरना नहीं है, पीछे ऑक्सीजन लेके स्लोली बिल्कुल, लाइक अ योगा जैसे जैसे योगा। अब डायफ्रिग्मेटिक बिल्कुल बरक्स है इसके, वो पेट से सांस लेना है, जोर से खींचना है, होल्ड करना है, जोर से फेंकना है। कैसे?
ओके, वो नेगेटिव अब सारी थोड़ा सा चीजें भी जहन बाहर में, जाएंगी। अब यहाँ थोड़ी सी इमेजिनेशन शामिल कीजिए, क्या? देखिएगा अब नाकामी निकलने लगी है, नाकामी निकल कैसे, नाकामी आ गई, ये नाकामी गई, जरा आंखें बंद की, सारी फेलर फेंक दी मैंने और मैं अब बिल्कुल साफ हो गया। पॉजिटिव दूसरा तरीका, इससे भी आपका बॉडी जो है वो उसके अंदर एक नई तरह से आप जागेंगे, आप रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। वाह वाह वाह, अब तीसरा तरीका क्या है, दैट इज कॉल्ड अरोमा थेरेपी। ठीक, अरोमा लीजिए कोई, अच्छा आप कभी भी चेक कीजिएगा कि आपके प्रोग्राम में पहले भी आए हैं, शायद दोबारा भी अल्लाह बुलाए, मेरे पास हमेशा कोई ना कोई अरोमा होता है, मेरी गाड़ी में भी होता है, मेरे ऑफिस में भी होता है, कोई ले लीजिए आप लोग, मगर शर्त यह है कि वो अरोमा जो आपके पास है वो अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए। आई मीन कि वो जिसको हम कहते हैं ना एसेंशियल ऑयल्स, अच्छा ऑयल जिसको लेवेंडर कहते हैं। ऑयल्स, ये सब नहीं बट नहीं, कर ऑयल, सकते हैं? ऑयल हो, ऑयल अच्छा ऑयल हो, फिर तो कोई भी। लेवेंडर ऑयल तो बहुत अच्छा है, मैं उसकी बात करता हूँ। बड़े आपने एक तो बात आप पकड़ लेती हैं कि बड़ा दिल में क्या है। सुकून वो देता है ना अरोमा। दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट लिवेंडर, ठीक, अच्छा खैर ये मेरे पास लिवेंडर नहीं है लेकिन मैं ऑब्सेशन है। अच्छा इसमें क्या करना है आपने, जिसको आम जुबान में शायद लोग कहें कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, ऑयल जिसको आप इत्र नहीं कह देते, आप वो लीजिए। अब आपने करना क्या है, शदीद टेंशन है, डिप्रेशन है, नाकामी है, परेशानी है आपको, आपने इसको सिर्फ ऐसे पकड़ना है, या अगर आपका शीशी दूसरी है हाथ की बैक पे लगाइए यहाँ पर, हाँ। ये देखिए ऐसे, उसके बाद एक और लीजिए कराटे चौक पे लगाइए, ठीक है, उसके बाद इस हाथ को अपने करीब रखिए कि सांस में जा सके वो अरोमा। अच्छा कितनी देर, 3 to 5 मिनट। ठीक है। अगर आप रात सोते वक्त डिप्रेशन का शिकार ज्यादा होते हैं, फेलुअर ज्यादा आती हैं, यादें आती हैं, हल्का सा अपने पिल्लो पे लगा लीजिए, पिल्लो की अच्छा। अंदर वाली साइड पे, ताकि निशान भी ना लगे। सम अरोमास जो है वो निशान भी छोड़ते हैं। ठीक। या अपनी लहाफ पे लगा लीजिए, या अपने कपड़ों पे हल्का सा लगा लीजिए। 3 to 5 मिनट्स कॉन्शियसली कि मैं इसको इनहेल कर रहा हूं। अब जब यूं ही आप खींचते हैं इसको, ये आपके ब्रेन में जाता है और आपकी स्ट्रेस को रिलीव करता है। अरे वाह, ये आपके अंदर देखिए ये चार अरोमा हार्मोन- थेरेपी बताइए। 4 अरोमा थेरेपी, खुशबू से इलाज। अच्छा अब आप पूछते हैं कौन सा अरोमा इस्तेमाल को, जो आपको पसंद है, वॉट एवर यू लाइक दैट। ठीक है, लिवेंडर बहुत अच्छा है, ऊद बहुत अच्छा अरे है, वाह। इसके अलावा भी जो आपको मिलता है, और आजकल इतने सस्ते हो गए हैं कि 150-200 रुपए में आपको शीशी मिलेगी, कई हफ्ते आपके काम आती रहेगी। और ये खुद के लिए, लोगों के लिए भी रखिए। किसी को परेशान देखिए, उससे कहिए अपना हाथ आगे कीजिए, हल्का सा लगाइए, उससे कहिए इसको स्मेल करो अरोमा से। अच्छा ये क्या मुझे बात किसने बताया? अच्छा डॉक्टर- मैं अब आपसे एक वही बात करना चाही थी कि एक तो मज़ा मुझे इतना आ रहा है, या मुझे लगता है इसी टॉपिक के ऊपर हमें, मुझे लगता है थोड़ी सी इसको एलैबोरेट करना चाहिए और इस टॉपिक को आगे भी लेकर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी कॉल्स हैं, इतनी कॉल्स हैं, और मैं यकीन कीजिए एक कॉल भी शामिल नहीं कर सकी प्रोग्राम में। तो मैं चाहूँगी कि जिन लोगों के सवाल हैं, जो आपसे बात भी करना चाहते हैं, वो दोबारा इसी टॉपिक पे सवाल भी करें। जो फेलियर वाली सिचुएशंस है ना, इससे बाहर निकले लोग, तो जितनी आप रहनुमाई कर सकेंगे वो बेहतर होगा। तो थैंक यू सो मच, आप दोबारा हमारे प्रोग्राम में आएंगे, ये भी वादा करके उठ रहे हैं आप, ठीक है? और हम आपको मदू करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अभी भी जितना भी जो आपने देखा है, जितने लोगों ने भी सुना है, आपको हेल्पफुल होगा। जो आपको समझाया है, जिस तरीके से जो प्रैक्टिस, जिस तरीके से जो चीज़ें, जो टिप्स आपको दी हैं, अगर आप अपने घर पे करें तो आप इस फेलियर पर से निकल सकते हैं। तो ट्राई दिस एट होम, शी आफ्टर ब्रेक। कालीन घर में दाखिल होते ही फर्श और दीवारों पर सजे कीमती कालीन तवज्जो खींच लेते हैं। इन कालीनों में हाथ से बने ईरानियों पाकिस्तानी नादिर कालीन भी हैं। मशीनी दौर की अक्कासी करते कालीन भी, ये कालीन मुख्तलिफ अदवार की तारीखी शख्सियात और वाकयात को उजागर करते हैं। वैसे तो कालीन घर का हर कोना देखने के लायक है, मगर जिसने यहाँ का बाथरूम नहीं देखा, समझो कुछ नहीं देखा। ये दरो दीवार तौकीरे सदीकी के 55 साला तजर्बे और हुनर की बहुत खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं। तौकीरे सदीकी ने लाहौर से कालीन बाफी का आगाज किया और हाथ से बने कालीनों की तैयारी में महारत हासिल की और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने हुनर के जरिए शोहरत हासिल। तौकीरे सदीकी मुल्की और बैरूनी मुल्क से आए खराब कालीनों को दोबारा इनके डिजाइन के मुताबिक ऐसे दुरुस्त कर देते हैं कि मालूम ही नहीं होता कि कालीन कहां से फटा हुआ या खराब हुआ था। खुश मिजाज तौकीरे सदीकी अच्छे कुक भी हैं और गुलकार भी। मोहम्मद रफी को तो खूब गाते हैं। एक छोटे से घर में अपनी खूबसूरत दुनिया सजाए तौकीरे सदीकी ने दुनिया देखी है, लेकिन अभी कुछ और भी देखना चाहते हैं।
नाज़रीन, हमारे साथ तौकीर सिद्दीकी साहब मौजूद है और मैं आपको बता दूं, ये जो पैकेज आपने देखा है इट्स अमेजिंग। मैं तो खुद बड़ी हैरान हुई, मेरी टीम जब गई ये पैकेज बनाने के लिए तो तब से बड़े धूम चर्चे तारीफ़ें चल रही थी। मतलब लोग अपनी मिट्टी से, सीमेंट से, ईंट से घर बनाते हैं, इन्होंने अपना घर जो है वो कालीन से पेंटिंग, कालीन की जो पेंटिंगें होती हैं उससे इन्होंने अपना घर तामीर किया। आपने देखा है पूरा घर तो घर, इनका वॉशरूम भी कालीन से भरा, खूबसूरत कालीन। अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब, कैसी तबीयत है? जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैडम? अमेजिंग पर्सनैलिटी। Thank you, ma'am. 55 साल से आप काम कर रहे हैं। जी मैडम। तो आप पहले यूके में होते थे? जी मैं यूके में भी था, जर्मन, फ्रांस, काफ़ी मुल्कों में रहा हूँ। अच्छा, तो तौकीर साहब फिर ये काम सीखा कहाँ से आपने? इतने एक्सपर्ट कैसे ये हुए? मैंने लाहौर से, जी लाहौर से सीखा है मैडम। अच्छा। जी हाँ, ये आप देखें, ये पीस ये रेशम का बना हुआ है। अच्छा, ये रेशम का बना ये हुआ सिल्क है। का बना हुआ है। आहा, इसकी बैक साइड, ये बैक साइड देखें इसकी, उल्टा सीधा भी दोनों यूज जी किया जा बहुत सकता है। बहुत Very बारीक nice। क्वालिटी है इसकी और ये बड़ा कीमती पीस तो है। इस तरह रेशम का जो ये कार्पेट है, ये कितने टाइम में बना लेते हैं आप? ये तकरीबन इसमें हमारा टाइम लगा है, तकरीबन कोई 1 साल लगा है। 1 साल? जी जी। तो सुनिए, ये क्या कहानी है? आपके पास 150 साल पुराने कार्पेट भी हैं? जी वो रिपेयर के लिए हमारे पास आते हैं अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से। हाँ। तो ये कारपेट आपने दिखाया है अभी, हाँ। ये तकरीबन 150 साल पुराना है। ये वेजिटेबल डाई है। वेजिटेबल डाई क्या ये होता है? सब्जियों के कलर। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, उस दौर में 150 साल पहले तो ये आप पता है ये प्लांट नहीं थे, मशीनें नहीं थी उस हाँ। दौर में। उस वक्त ये सब्जियों के कलर से ये इसको बनाया गया है। तो तौकीर साहब मुझे ये बताया ना कि ये जो चीज़ें आपके पास भेजते हैं लोग, जी, जी। इन सब के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, लोग आपके ऊपर बड़ा रिलाई करते हैं, अपनी जी, जी। महंगी से महंगी चीज़ और इतने पुराने 150 साल पुराने कारपेट आपके पास भेजते हैं, और जहाँ से वो फट जाए, कुछ ख़राब हो जाए, आप एज इट इज़ उसको रफू वैसे कर देते बिल्कुल हैं, वैसे उसको पता ही नहीं लगेगा। छापा लगा देते हैं, पूरा छापा काम वैसे नहीं, ही कर देते बकायदा हैं। आप ये यकीन कीजिएगा कि मैं तो कलर जो है खुद डाई करता हूँ। अच्छा, वो डाई करके फिर उसको जी हाँ, बुनते हैं? बिल्कुल, वो कलर हम उसी वेजिटेबल डाई करते हैं, सब्जियों के कलर से मैं बनाता हूँ कलर माशाल्लाह से। अच्छा, और फिर उसको डाई करके बिल्कुल फिर उसको बुनते जी हैं? फिर बुन देते हैं। अरे वाह, क्या बात है। और ये जो आइडिया है आपका कि इतने आपने पूरे घर में जो पेंटिंग है, जी। कारपेटों की पेंटिंग है, कि क्या शौक क्या था आपको? एक्चुअली बिजनेस अरे, मेरा नया शौक है। बिजनेस नहीं, मेरा बिजनेस यही है मैडम। और अच्छा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक नई शक्ल दी जाए। एक बाथरूम मैंने कालीन तैयार घर, किया है। जी। तो काफ़ी चैनल्स यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले ये तकरीबन काफ़ी चैनल आके उसको करके गए हैं। भाई सबसे पहले तो हम आ गए ना। जी, आप तो माशाल्लाह, आप भी, आपका बड़ा तो हम चैनल एक भी- ब्रेक भी लेते हैं, ब्रेक से फिर प्लीज़। आपसे कुछ और भी बातें करती हूँ, मगर आपको मैं बात यहाँ पर करवाऊंगी तौकीर साहब से। स्टे ट्यून्ड। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। हाय हाय कबूल कर लो। बड़े अच्छे इंसान है आप तो। मैं ब्रेक में इतनी देर से बात कर रही थी इनसे। सीरियसली सर एक पर्सनालिटी है, बड़े नॉलेज वाले बंदे। आप सोचिए, तालीम नहीं इनके पास, तीसरी जमात से भागे हुए, मगर वही हमने अभी थोड़ी देर पहले जो हमारा सेगमेंट था, हम फेलियर्स के ऊपर बात कर रहे थे कि लोग फेलियर हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं, मगर उनकी कामयाबी देखें। उन्होंने 250 स्टूडेंट्स जो है वो तैयार किए ऑल ओवर द वर्ल्ड जाकर, इनका जो है ना ये काम को आगे चला रहे हैं और कमा रहे हैं। तो मुझे बताइए, अभी आप जो है रफू कर रहे हैं किसी जी, फटे हुए कारपेट का, जी, जी। किसी ने भेजा है, तो ये बीच में आपने पेवन जरा दिखाइएगा भी, ये किया भी है? ये मैडम ऐसा ये है पता भी कोई नहीं लगा पीछे से ये पेवन था ना? ये देख रही हैं आप? अच्छा, ये उभरा हुआ देख रही हैं? ये सारा, ये पहले होल था, यहाँ पे सुराख था, इसको पेवन किया? फटा हुआ था ये। ठीक है। इसको हमने सबसे पहले इसके ना, इसका ताना होता है, ऐसे करके लाइनें हम डालते हैं सुई से, बारीक सुई। अच्छा। फिर उसके बाद इसका जाल बनाते हैं। ठीक। तीसरे नंबर पर भी इसकी फिलिंग होती है, जो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा। तो ये देखें, अब ये आप देख सकती हैं कि ये आपको पता लग रहा है कि कोई रिपेयर हुआ है यहाँ से? नहीं पता बिल्कुल चल देखें, रहा। डिजाइनिंग एवरीथिंग, कलर वगैरह सब। और ये बड़े कलर सफाई से आपने और ये कलर भी हम खुद डाई करते हैं। अरे वाह, जी क्या हुनर है आपके हाथ में भाई। तो ये अब ऊपर से जो ये उभरा हुआ है, इसकी कटिंग हो जाएगी? जी, इसकी कटिंग हो ये जाएगी। कटिंग किस चीज़ से करते हैं? कैंची करके से। भी दिखा दें? हाँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी आप देख रही हैं, आप दिखा देना ज़रा ये। देखें। अच्छा, कैंची से ऊपर से। हाँ, ये कटिंग। और ये इसी तरह हो जाएगा जैसे ये वाला कार्पेट है? बिल्कुल सेम ऐसी, बिल्कुल ऐसी निकल ये आएगी। करके दिखा दें छोटा वाला पेवन। जी जी, तो मैं दिखा रहा हूँ। इससे आइडिया भी हो जाए।
ये देखें। तो मेरी बात सुने, आप इससे आपकी आमदनी सामदनी सारा कुछ सही अल्हम्दुलिल्लाह फिट जी, फाट मजे से? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। मैं, मेरे 2 बेटे जर्मनी में हैं, हाँ, मेरी एक बेटी इंग्लैंड में है। मैं इसी काम से अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुनिया में तरक्की की है और पाकिस्तान में काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स हैं, काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें क्या नीट हो गया, उसको कट करके बिल्कुल वैसी जैसे ये वाली फिनिशिंग है। इसी तरह से जनाब आपको भी अगर अपने कोई कारपेट रफू करवाने तो आप तौकीर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने इनका पैकेज भी यहाँ पे चलाया, यहाँ पे दिखाया, और इनके आप पेजेस और सोशल मीडिया पे भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन मैं तो सीख रही हूँ उनसे, बड़े मज़े का काम है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, ये एक ऐसा हुनर है। 250 लोग तैयार किए उन्होंने, मुझे भी कर दें तो मैं भी फिजा कारपेट वाली जो है ना आराम से बन जाऊँगी। मैं भी अपने वॉशरूम में कारपेट बुन बुन के लगाऊंगी। मोस्ट वेलकम मैडम, बिल्कुल आ जाइए आप। जी जी, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हम मिलते हैं आपको अगले हमारे एपिसोड में, अगले प्रोग्राम में। देखते हैं क्या डिज़ाइन करके लेकर आते हैं आपके लिए, मगर समथिंग इंटरेस्टिंग। इसी तरह जैसे ये पर्सनालिटी है और दूसरे लोग हैं, उसी तरह के लोगों के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए तेरी खैर हुए डोली चढ़ जाने वालिए, कौल हार के ते प्यार नू भुलाउण वालिए, नी तेरी खैर होवे। आहा, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, खुदा हाफ़िज़। क्या बात है आपकी। थैंक यू मैम।